गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम लोग ने पहले भी चर्चा की हुई थी। हम लोग ने कई वीडियोस में देखा कि उस पर टाइप ऑफ सेल्स एंड कई डिस्कशन कई टॉपिक पे हो चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट सेल। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए प्लांट सेल होता क्या है। ऐसी कोशिकाओं का ऐसा समूह या ऐसी कोशिकाएं जो पादपों के शरीर का निर्माण करती हैं वह प्लांट सेल कहलाती हैं। तो मैंने इसको आपको प्लांट सेल को समझाने के लिए एक चार्ट बना दिया है। तो प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कोशिका भित्ति है, जीव द्रव है, रिक्तिकाएँ हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, गोल्जी कॉय है, राइबोसोम है, केंद्रक है इत्यादि। कोशिकांग जो है वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकांग होते क्या हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग कहलाते हैं। सबकी विभिन्न आकृति होती है और सबके विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं जो कोशिका में होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में, कि कोशिका भित्ति होती क्या है। कोशिका भित्ति को समझने से पहले चलिए हम एक प्लांट सेल के बारे में देखते हैं कि प्लांट सेल कैसी दिखती है, देखने में आकृति उसकी कैसी होती है। तो ये एक प्लांट सेल की संरचना है, ये आप देख लीजिए अच्छे से। इसकी कलर्ड आपको मैं दिखा देती हूँ कि ऐसी दिखाई पड़ती है कुछ प्लांट सेल। होती क्या है, सबसे पहले वाला जो है हम लोग चलते हैं वो पढ़ते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वह ये बाहरी जो दीवार है, वॉल का मतलब होता है भित्ति। जैसे आपका रूम है उस पे सामान क्या है, दीवार होती है चारों तरफ रूम के। तो अंदर अंदर क्या होता है कि जो सामान है आपका सुरक्षित होता है, वही काम कोशिका भित्ति का भी होता है। ये अपने अंदर के समस्त कोशिकांगों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। अब जो है वो 3 तरीके की होती है कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति, यानी कि 3 लेयर्ड होती है। ऐसे कुछ थ्री लेयर्ड होती है। यह मुख्यतः सेलुलोज की होती है। पहले हम ये समझते हैं कि कोशिका भित्ति जो है वह कैसे दिखाई पड़ती है। तो कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है। यह पादप कोशिका को चारों ओर से घेर के रखती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारों तरफ कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, इसके चारों ओर से घेर के रखती है। यह सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेलुलोज के अतिरिक्त इसमें जो है वह लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिकिन, मोम, रेजिन, गोंद, तेल, टैनिन इत्यादि का भी समावेश होता है, जो कोशिका भित्ति को लचक प्रदान करता है, कोमलता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, दृढ़ता। इन सब के जो क्वालिटीज़ है वो इसके कारण होती है, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि जो कोशिका प्लांट जो सेल है उसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जो एनिमल सेल है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो एक मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि कोशिका भित्ति ओनली सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, और यह मोटी होती है, छिद्र युक्त होती है। जगह जगह पे देखा है कि ये छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको बीच बीच में छिद्र दिखाई पड़ रहा है। छिद्र युक्त होती है, पारगम में होती है। पारगम का क्या मतलब है ये आपको समझना पड़ेगा। पारगम का मतलब होता है यह बाहर के पदार्थ को अंदर आने देती है और अंदर के पदार्थों को बाहर जाने देती है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में, कि जीव द्रव्य क्या होता है। देखिए कोशिका के अंदर यहाँ ये मैं आपको डॉट डॉट सी एक संरचना दिखाई दे रही है, इसमें डॉट डॉट कर रही हूँ। यह एक तरल अवस्था में पदार्थ भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जेलीनुमा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, अर्ध तरल होता है, पारदर्शी होता है। इसमें जल, कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में जल 70 से 95% तक तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, विटामिन्स इत्यादि भी पाए जाते हैं।
जो जीवन के समस्त लक्षण हैं वो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीव द्रव्य। और ये कह सकते हैं एक वैज्ञानिक थे जूलियस हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। तो वैज्ञानिक का नाम ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि किसने जो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है, तो जूलियस हेक्सले ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो चलते हैं चर्चा करते हैं वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। पहले हम लोग चलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है। हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका का चलिए चित्र देखते हैं। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये देखिए ये सेल वॉल का भी चित्र है। पहले आप चित्र देख लीजिए, फिर नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 3 वॉल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। इसको बोलते क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। यह इस तरीके की एक संरचना दिखाई पड़ती है। अंतःप्रद्रवी जालिका होती क्या है और इसको क्यों यह नाम दिया गया है। देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्म का अर्थ होता है जीव द्रव्य में और रेटिकुलम का अर्थ होता है एक प्रकार का जाल। ये आपको कुछ जाल नुमा संरचना दिखाई पड़ रही है। ठीक है, यह जाल नुमा संरचना दिखाई पड़ रही है। इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी और सभी पादप पर्जंत कोशिका के कोशिका द्रव्य में यह पाई जाती है। बस स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं में यह नहीं पाई जाती है। देखिए, और इसके ऊपर राइबोसोम कुछ इस तरीके से क्या होता है, चिपका होता है। मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये जो दानेदार संरचना दिखाई पड़ रही है आपको, इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये वाला पार्ट आप देखिए, इस पे ऐसे करके राइबोसोम क्या होते हैं, चिपके होते हैं। तो राइबोसोम इसका मुख्य कार्य क्या है, यह कोशिका में विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो प्रोटीन को संश्लेषण करते हैं, अर्थात प्रोटीन को बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले आपको मैं कोशिका की तरफ ले चलती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, देखने में कैसा होता है। तो आपको मैं बता दूं कि यह जीव द्रव्य में बिखरा एक कोशिकांग है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मैं इस चित्र में भी आपको दिखा देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। चलिए, अब इसकी विस्तार पूर्वक संरचना का अध्ययन करते हैं, सचित्र अध्ययन करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए, ये आपको ये चित्र दिखाई पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का। यह दोहरी परत से मिलकर के बना होता है, ये डबल लेयर्ड होता है। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का अर्थ समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 ग्रीक शब्द से मिलकर के बना होता है। माइटोस यानी धागा और कॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियन मतलब कण। तो इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। सर्वप्रथम जो था फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। एक वैज्ञानिक फिर थे ऑल्टमैन, उन्होंने वर्णन किया और इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। फिर बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले किसने देखा, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। इसको बायोप्लास्ट किसने नाम दिया, तो ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। और इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नामक इसका नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोला। संरचना में यह गोल भी होता है, सूत्राकार भी होता है, शलाका के आकार का। शलाका मतलब होता है रॉड नुमा संरचना होती है। तो यह अधिकतर आप जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है कि जैसे ये चप्पलाकार होता है, चप्पल की आकृति का, ये आपको कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ रही है जैसे शूज़ होते हैं, चप्पल होते हैं, उसकी आकृति का यह आपको संरचना में दिखाई पड़ता है। यह इसकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तथा मोटाई 0.5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होती है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत वाली इकाइयों से बना है। इसमें बाह्यकक्ष और अंतःकक्ष पाया जाता है। चलिए देखते हैं बाह्यकक्ष किसे कहते हैं और अंतःकक्ष कहाँ होता है। तो हम डिस्कशन करेंगे आपको इस चित्र में कि बाह्यकक्ष कहाँ है और अंतःकक्ष कहाँ है।
तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इसका बाह्यकच्छ कहलाता है, और अंदर जो वाला पार्ट है ये इसका अंतःकच्छ कहलाता है। ये दो कच्छ दो चैम्बर से मिलकर के बना होता है, बाह्यकच्छ और अंतःकच्छ। ठीक है, इसमें उंगली सदृश उभार वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब आपको ये जो ये इसका बाह्यकच्छ कहलाता है, और अंदर जो वाला पार्ट है ये इसका अंतःकच्छ कहलाता है। ये दो कच्छ दो चैम्बर से मिलकर के बना होता है, बाह्यकच्छ और अंतःकच्छ। ठीक है, इसमें उंगली सदृश उभार वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब आपको ये संरचना दिखाई पड़ रही है कुछ इस तरीके की, उंगली नुमा। मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ऐसे आपको शायद कन्फ्यूज़न हो जाए। तो उंगली नुमा संरचना जो ऐसे करके दिखाई पड़ रही है इसमें, ऐसे करके, इसको बोलते क्या है? क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी पर एक ऐसे कण, कुछ F1 कण उपस्थित होते, इस तरीके की आकार में एक संरचना पाई जाती है जिसे F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। F1 कण कहा या इसको ऑक्सीसोम कहा। अब इसमें जो एक तरल पदार्थ भरा होता है, इसमें तरल पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं क्या है? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? इसका कार्य जो है मुख्यतः वह कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीश्वसन का स्थल केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो बिजली घर है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, वह है हमारा लवक, प्लास्टिड बोलते हैं जिसको। आइए देखते हैं चित्र में कि वह लवक उपस्थित कहाँ होता है। वह भी जीव द्रव्य में बिखरे होते हैं। तो होता क्या है लवक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको एक ये ग्रीन संरचना दिखाई पड़ रही है, इस तरीके की कुछ गोल, कुछ अंडाकार संरचना दिखाई पड़ रही है, ये है लवक। लवक क्या होता है, इसका कार्य क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं, चित्र सहित सचित्र समझते हैं। देखिए, लवक जो है उसको प्लास्टिड भी कहते हैं, जो सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आकार में यह थोड़ा अंडाकार दिखाई पड़ते हैं। लवक की खोज हिकेल ने 1865 में की, लेकिन लवक शब्द का प्रयोग शिम्पर ने 1885 ईस्वी में किया था। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक है, अवर्णी लवक है और वर्णी लवक है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर हरित लवक के बारे में कि हरित लवक होता क्या है। ठीक है, चलिए आपको ये हरित लवक को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के लवक होते हैं। इसमें पर्ण हरे यानी क्लोरोफिल नामक हरा रंग पाया जाता है। यह मुख्य रूप से पेड़ पौधे के हरे भाग, तनों, अपरिपक्व फलों में पाए जाते हैं। इसके कारण जो पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। यह अंडाकार भी होते हैं, गोल आकार के होते हैं। ठीक है, यह 2 परतों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बाहरी परत है, ये बाहरी परत है। ठीक है, और ये इसकी भीतरी परत है, अंतः परत, यानी कि 2 परत है ये इसकी। ठीक है, अब ये 2 परतों से मिलकर के बने होते हैं, बाहरी परत है और अंतः परत है। इसमें जो एक तरल पदार्थ या कह सकते हैं तरल पदार्थ भरा होता है, ये तरल पदार्थ भरा है। इसमें डॉट डॉट आपको संरचना भी दिख रही है, जिसे स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि स्ट्रोमा या पीठिका किसे कहते हैं। तो जो इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है उसे स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कितने मोटे होते हैं। यह प्रत्येक झिल्ली जो भी है डबल झिल्ली से बने होते हैं या डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यह 50 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्ली होती है। इसके अंदर रंगहीन दानेदार जो पदार्थ है वो तो मैंने बता दिया आपको, स्ट्रोमा कहते हैं।
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जैसे दिख रही है कि आपको ये जो प्लेट नुमा, ये या कह सकते हैं सिक्के नुमा संरचना का ये जो ढेर दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेनम भी बोल सकते हैं। इसमें 40 से 50, ऐसा लग रहा है कि इसमें जो 40 संख्या में 40 से 50 प्लेट नुमा संरचना होती हैं, जो एक के ऊपर एक ऐसे रखी जाती है, प्लेट ढेर की तरह दिखाई पड़ रही हैं। पूरे बंच में 40 से 50 क्या होते हैं, प्लेट नुमा संरचना होती है। पूरे बंच को ग्रेनम बोलते हैं। हाँ, इसको अगर एक बाहर निकाल दिया जाए और एक सिक्के नुमा संरचना को देखा जाए, जो एक निकाल के देखते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या है, थैलेक्वाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। इसमें 3 से 5% आरएनए पाया जाता है। आरएनए के अतिरिक्त इसमें 0.5% डीएनए भी पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना। अर्थात जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं, तो भोजन का निर्माण करना यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही संपन्न होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है गोल्जी कॉय। चलिए पहले चित्र में देखते हैं कि गोल्जी कॉय, फिर से संरचना में आ जाते हैं प्लांट सेल में कि गोल्जी कॉय होता क्या है। गोल्जी कॉय को गोल्जी उपकरण भी कहते हैं या गोल्जी ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। ये आपको जो संरचना दिखाई पड़ रही है, ये वाली, ये ठीक है, ये इसको बोलेंगे गोल्जी कॉय या गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में गोल्जी कॉय की खोज की। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। यह अनेक झिल्लियों की तरह, ऐसा लगता है झिल्लियों के थैले की तरह आकार में होते हैं। संरचनाएं होती हैं कुछ इस तरीके की आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, ऐसे कुछ नुमा संरचना होती है। इसमें 3 इसके मुख्य घटक होते हैं, सिस्टर्नी, पुट्टिकाएं और रिक्तिकाएं। इसका काम क्या है कि लाइसोसोम का निर्माण करना है, प्रोटीन की छटाई करना है, प्रोटीन का संगठन करना है और उसका वितरण करना है। इसका मुख्य कार्य है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वह क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम पे आते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। पहले आपको चित्र में मैं दिखाती हूँ कि प्लांट सेल में कि ये राइबोसोम हैं कहाँ पे। ये भी जीव द्रव्य में बिखरे गोल गोलनुमा संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, ये ऐसे। और ये जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे चिपके हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर दानेदार संरचना दिखाई पड़ रही है ऐसे करके। यही होता है क्या है, राइबोसोम। अब राइबोसोम होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, आइए विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करें। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो पहले राइबोसोम के बारे में, यह कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका से चिपके हुए अनेक सूक्ष्म कण होते हैं जो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। इसे राइबोसोम कहते हैं। इसकी खोज क्लाडे ने 1941 में की तथा बाद में पैलेडे ने 1955 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया और इसका नाम राइबोसोम दिया। राइबोसोम यह 2 असमान भागों अर्थात उप इकाइयों से बना होता है। एक उप इकाई छोटी होती है और एक उप इकाई क्या होती है, बड़ी होती है। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई पड़ रहा है कि ये 2 प्रकार के हैं। देखिए जो ये जो है ये 70S प्रकार के राइबोसोम। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक है 70S और एक है क्या, 80S। 80S टाइप के, इधर मैं लिख देती हूँ 80S, ठीक है। 2 प्रकार के हैं, एक 70S है और एक क्या है, 80S है। अब हम बात करते हैं कि 70S क्या है, 80S क्या है। पहले इसकी संरचना के बारे में देखते हैं कि जो ये आपको एक गोल संरचना दिखाई पड़ रही है, ये बड़ी उप इकाई है, और जो छोटी संरचना टोपी के समान दिखाई पड़ रही है, ये छोटी उप इकाई है। तो जो ये 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है। और 80S, ये 70S राइबोसोम है, ये वाला जो है वो 80S है। ये भी 2 उप यूनिट से मिलकर बना होता है, एक 60S है, एक 40S है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। तो जो इसकी लंबाई है, जो 70S है, लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो 290 एंगस्ट्रॉन्ग से 290 एंगस्ट्रॉन्ग, चौड़ाई 220 एंगस्ट्रॉन्ग के लगभग,
जो ATS है, यह इसकी जो लंबाई है वो 300 से 340 एंगस्ट्रॉन्ग, दोनों यूनिटों को मिला करके बता रही हूँ मैं, और 200 से 240 एंगस्ट्रॉन्ग की होती है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम अन्य प्रकार के RNA के अणुओं के साथ मिलकर के प्रोटीन का निर्माण, मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है इसका प्रोटीन का निर्माण करना है, और प्रोटीन की अंतिम जो कड़ी को यही बनाते हैं, और अमीनो अम्ल के अणुओं के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा जो है वो है केंद्रक। अब केंद्रक को समझने से पहले हम इसकी संरचना को समझेंगे और देखेंगे कि यह चित्र में कहाँ पाए जा रहे हैं केंद्रक। तो चलिए हम फिर से प्लांट सेल की ओर चलते हैं। आपको प्लांट सेल में मैं दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पे केंद्रक प्रेजेंट होता है। सबसे मध्य वाला भाग, कोशिका के लगभग सबसे मध्य वाला भाग, कोशिका के लगभग सबसे मध्य वाला भाग जो है वह कहलाता है आपका क्या? केंद्रक। ये वाला पार्ट आपका ये केंद्रक, गोल बॉल जैसे एक बॉल होती है जैसे, वैसी कुछ संरचना होती है केंद्रक की। ठीक है, तो बॉल नुमा संरचना उसको बोलते क्या है? मध्य में पाया जाता है ये लगभग कोशिका के। इसके बाद इसमें क्या करते हैं बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका इसकी केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी विस्तार पूर्वक जो संरचना है उसके बारे में हम लोग चलते समझते हैं और अध्ययन करते हैं। पहले हम इसकी संरचना पे चलते हैं कि क्या होता है। देखिए, इसमें दो कला होती है, एक है बाह्य कला और एक है अंतः कला। जो बाहरी दीवार होती है, ये वाली जो दीवार है, ये जो दीवार बाहर की दिखा रही है, ये दिख रही है आपको, ये बाह्य कला है, और जो अंदर से आपको दिखाई पड़ रही है ये क्या है? अंतः कला है। ठीक है, इसके बाद आपको जैसा दिख रहा है कि इसमें अंदर एक लिक्विड रुमा संरचना दिखाई पड़ रही है, डॉट 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 जैसी, यह है केंद्रक द्रव, जो केंद्रक के अंदर क्या होता है? भरा होता है। फिर इसमें एक आपको बॉल नुमा संरचना दिखाई पड़ रही है, जैसे बॉल होती है उसी की तरीके से एक आपको संरचना दिखाई पड़ रही है, जैसे गेंद होती है, गेंद बॉल, उसी की तरीके से इसको बोलते हैं क्या है? केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, इसमें हेट्रोक्रोमेटिन, ये जाल नुमा जो संरचना दिखाई पड़ रही है आपको, ये क्रोमेटिन जाल होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके बिखरे होते हैं पूरे केंद्रक में। क्रोमेटिन जाल, हेट्रोक्रोमेटिन जाल इसमें केंद्रक द्रव्य में बिखरे होते हैं। अब जो केंद्रक है, केंद्रक इधर ये केंद्रक जो है वो अंतः प्रदवी जालिका से जुड़े होते हैं, जिस पर राइबोसोम क्या होते? चिपके हुए होते हैं, आपको जैसे चित्र में भी दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। सबसे पहले यह एक काफ़ी गोल सघन संरचना है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले है केंद्रक कला, फिर दूसरा है केंद्रक द्रव्य, फिर तीसरा है केंद्रिका, फिर क्रोमेटिन धागे। तो इसके 4 मुख्य पार्ट होते हैं। तो केंद्रक कला क्या होती है? केंद्रक के चारों ओर दोहरी इकाई कला है। इसमें जगह जगह पर अनेक छिद्र होते हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये छिद्र हैं, ये केंद्रक कला है। मैंने बता दिया है दो बाह्य केंद्रक कला और अंतः केंद्रक कला। तो इसमें बीच बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रों के द्वारा केंद्रक अंतः प्रदवी जालिका से जुड़े होते हैं। छिद्रों द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में संपर्क रहता है। इस छिद्रों को केंद्र की छिद्र कहते हैं, इन छिद्रों को केंद्र की छिद्र कहते हैं। जो भी बाहर कोशिका द्रव्य में जो भी मटेरियल आता है, या बाहर से अंदर कोशिका द्रव्य में आ सकता है, या यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर, मतलब कोई भी द्रव्य है या कुछ भी एंजाइम प्रोटीन कुछ भी बाहर जाता है, वह इन्हीं छिद्रों के द्वारा इनका आदान प्रदान होता है। केंद्र की द्रव क्या होता है? अब इसके अंदर जो मैंने बताया था कि जो लिक्विड है वो केंद्र की द्रव है। इसका क्या कार्य है? यह केंद्र के अंदर पाया जाने वाला एक गाढ़ा तरल द्रव्य है। केंद्र की द्रव्य में न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और फिर इसके अंदर फिर बात करते हैं हमारे ये गोल संरचना की, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका यह एक गोलाकार संरचना जैसी दिखाई पड़ती है, जैसे बॉल होती है उस तरीके के आकार में होती है।
इसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह संगठित संरचना है, यह भी न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुखतः आरएनए स्टोर रहता है, आरएनए पदार्थ पाया जाता है। संभवतः ये कोशिका विभाजन में क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है कोशिका विभाजन में। अब क्रोमेटिन सूत्र क्या होता है? केंद्रक में कुछ सूत्राकार संरचनाएं, आपको जैसा मैंने बताया था कि ये जो दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं जो अत्यधिक जल अवशोषित होने के कारण अत्यधिक पतली व लंबी होती हैं। इस सामान्य अवस्था में ये जालक के रूप में फैली होती हैं, जिसे क्रोमेटिन जालक कहते हैं। ये सूत्र क्रोमेटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। क्रोमेटिन में अम्लीय प्रोटीन लगभग 65% पाया जाता है। सरल प्रोटीन थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू अम्लीय प्रोटीन के 14%। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें डीएनए, इसमें आरएनए इत्यादि की भी उपस्थिति होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। केंद्रक का जो मुख्य कार्य है कि कोशिका विभाजन के लिए केंद्रक ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, अर्थात मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित करता है केंद्रक। आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है, केंद्रक में ही क्रोमेटिन सूत्रों पर निर्भर रहता है। यही सूत्र गुणसूत्र बनाते हैं। ये जो आपको मैंने दिखाया था, ये जो जाल है, ये जो जाल टाइप के क्रोमेटिन सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसे ऐसे करके, वही कोशिका विभाजन के समय क्या होते हैं कि कोशिका विभाजन के समय थोड़े गुणसूत्र के रूप में फिर आगे बदल जाते हैं और गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र बनाते हैं, जीन्स का निर्माण करते हैं। जीन्स का कार्य क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को धारण करना और उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाना। तो यही जब कोशिका विभाजन के समय यही सूत्र मोटे हो जाते हैं और गुणसूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नवीन संतति में ये जीन्स ही लक्षणों को प्रकट करते हैं, संगठित करते हैं और उनका स्वरूप प्रदान करते हैं। अब हमने काफ़ी संरचनाओं का अध्ययन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने एक जो है इम्पोर्टेंट, वह जीव द्रव्य में जो पाई जा रही है, यहाँ पर हम देखते हैं, वो है ये संरचना। चलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका क्या होती है इसके बारे में हम चलिए बताते हैं। केंद्रक के दोनों तरफ एक आपको बलून जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है, जिसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका होती क्या है? रिक्तिका को वैक्यूल भी बोलते हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं, जिसे रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिसे रिक्तिका कला कहते हैं। जैसे रिक्तिका जो है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जो रिक्तिका को क्या करती है? घेर के रखती है। इसको रिक्तिका झिल्ली कहते हैं। अच्छा, अब रिक्तिका के अंदर क्या पाया जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। रिक्तिका के अंदर जो है रिक्तिका रस पाया जाता है। रिक्तिका रस क्या होता है ये समझ लीजिए आप। पहले ये है रिक्तिका, इसकी रिक्तिका झिल्ली से घिरा हुआ बलून जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है। रिक्तिका इसमें कोशिका रस भरा होता है। इस रस में मुख्य रूप से खनिज लवण, क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, अमीनो अम्ल आदि होते हैं। ग्लूकोज, शर्करा, कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। यह इसका कार्य मुख्य क्या होता है? कोशिका में हर एक कोशिकांग का अलग अलग कार्य है। इसका कार्य है यह जल, भोजन, उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करती है। इसमें एंथ्रोसाइनिन व टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण फूलों का रंग क्या होता है? लाल, नीला, पीला होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फूलों का रंग लाल, नीला, पीला क्यों होता है? एंथ्रोसाइनिन व टैनिन के कारण। यह कोशिका को कड़ापन तथा स्फीति प्रदान करती है। तो एक बार हम पुनः अपने कोशिका की तरफ चलते हैं। लगभग सारे ऑर्गन्स इसमें आज पादप कोशिका में कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा वह होगा जंतु कोशिका पे। थैंक यू।